हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ लिया था, जिनोन इनर्ट फैमिली को हमने पढ़ लिया, इंटर हैलोजन कंपाउंड हमने देख लिए। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 104 की, और इसमें हम बात करेंगे ऑक्साइड का जल अपघटन। ठीक है, तो यहां मैं बात करता हूं ऑक्साइड का जल अपघटन। यहां हम बात करते हैं ऑक्साइड के जल अपघटन की। तो देखो, ऑक्साइड का जल अपघटन में वाटर ऐड होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया यहां पे होती है। जैसे CO2 H2O जोड़ दिया तो क्या बन गया? H2CO3। SO2 H2O जोड़ दिया तो क्या बन गया? H2SO3। SO3 में H2O जोड़ दिया तो क्या बन गया? H2SO4। CrO3 में H2O जोड़ दिया तो क्या बन गया? H2CrO4। Mn2O7 में H2O जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? HMnO4। ठीक है, इसके अलावा B2O3 में H2O जोड़ोगे तो बन जाएगा H3BO3। P4O6 में H2O जोड़ोगे तो बन जाएगा H3PO3। तो ये सारे जो है ना, ये सिंपल एसिड एनहाइड्राइड है, सरल अम्ल एनहाइड्राइड। मतलब इसमें से H2 बाहर निकलता है तो एनहाइड्राइड बनता है। तो ये सरल सिंपल एसिड एनहाइड्राइड हो गए। अब यहां आगे हम बात करते हैं P4O10 की। तो P4O10, ठीक है, इसका P4O10 का आंशिक व पूर्ण दोनों जल अपघटन होते हैं जल की मात्रा पर निर्भर करता है, जल की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो इधर P4O10 दो H2O लेके आओगे तो साइक्लिक टेट्रा मेटा फोस्फोरिक एसिड बनेगा, 4HPO3 HPO3 4। फिर वापस से दो H2O लेके जाओगे तो बन जाएगा, एक H2O लेके जाओगे तो टेट्रा फोस्फोरिक एसिड। फिर H2O लेके जाओगे तो पायरो फोस्फोरिक एसिड। फिर वापस H2O लेके जाओगे, यहां दो H2O लिए, यहां H2O, फिर वापस H2O, तो फोस्फोरिक एसिड। तो डायरेक्ट में बोलूं 6H2 लेके जाते हो तो 4H3PO4 बनता है। ठीक है, तो P4O10 का उसी ऑक्सीजन स्टेट का ऑक्सी एसिड बन जाएगा। ऐसे में बात करूं N2O3H2O तो बन जाएगा 2HNO2। N2O5H2O तो बन जाएगा 2HNO3। Cl2O7 और ये H2O तो बन जाएगा 2HClO4। ये भी कैसे हैं? ये वाले भी कैसे हैं? सिंपल एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो, NO2 या फिर N2O4, इसका जल के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो बनता है HNO3 HNO2 +5 +3 +4 रेडॉक्स और विस्मीकृत हो गई क्या? ऐसे में Cl2O6H2 डालता हूं तो HClO4 HClO3 बनता है, +3 का था, +5 और +7 बनता है। ठीक है, तो यहां +5 और Cl2O6 का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने तो +6 का था, +7 भी बना और +5 भी बना। तो ये दोनों जो है ना, वो है मिश्रित अम्ल
एनहाइड्राइड, मतलब इनके जल अपघटन से दो अलग अलग एसिड बनते हैं। यह है ऑक्साइड का जल अपघटन। और अब हम बात करेंगे ग्रुप वाइज स्टडी की। जितने थे वही, उसका क्या बनाना है, एसिड बनाना है। जब इसके हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे उसी कंडीशंस पे आपको चलना है। अब हम बात करेंगे ग्रुप वाइज स्टडी। और ग्रुप वाइज स्टडी की हम बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे ग्रुप वाइज स्टडी में सबसे पहले हम बात करेंगे बोरोन फैमिली की। किसकी बात करेंगे? बोरोन फैमिली की सबसे पहले बात करेंगे। चलो मिटाऊं। तो अब बात करते हैं हम ग्रुप वाइज। सबसे पहले 13 ग्रुप से हम बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया है, अब हम ग्रुप वाइज स्टडी की बात हम करेंगे। 13 ग्रुप। सबसे पहले इसके रेडियई का ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर बनता है। इसकी होती है 88 पिकोमीटर, इसकी 148 पिकोमीटर, 130 पिकोमीटर, 167 पिकोमीटर और 171 पिकोमीटर। यहां आपको देखने की बात है कि गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से स्मॉल हुआ है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन के कारण ऐसा हुआ है। संक्रमण संकुचन के कारण ऐसा हुआ है। उसके बाद इनके आयनेशन एनर्जी का भी पता होना चाहिए, IE1 का ऑर्डर पता होना चाहिए। दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है, वो है बोरोन की सबसे ज्यादा ये वाला ऑर्डर आएगा, ये वाला ऑर्डर इसका आयनेशन एनर्जी का आएगा। जो एलिमेंट है यहां पे बोरोन है, बोरोन जो है वो नॉन मेटल ब्लैक अधातु है और ब्लैक है, क्रिस्टलीय ठोस है। ये बात हुई इसकी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी थी। अब मैं बात करता हूं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो एसिड जो है, अम्ल जो है, वो दो हैं, ऑक्सीकारक और अनऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक और अनऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में हम कंसिडर करते हैं कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4, और अनऑक्सीकारक में हम कंसिडर करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और HCl। इनको अनऑक्सीकारक मानते हैं। तो यदि मैं बोरोन की रिएक्शन करवाता हूं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका ऑक्सी एसिड बना देगा, इसका ऑक्सी एसिड बना देगा, इसको ले जाएगा H3BO3 और SO2। कौन सी गैस रिलीज होगी? SO2 खुद रिड्यूस हो जाएगा। कंसंट्रेट HNO3 लेता हूं तो भी ये H3BO3 और कौन सी गैस रिलीज होगी? NO2। एल्यूमिनियम की बात करता हूं, एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl, और ये अनऑक्सीकारक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। डाइल्यूट HCl AlCl3, AlCl3 बन जाएगा और H2 गैस बाहर निकलेगी क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल है। कंसंट्रेट H2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइज और SO2 बाहर निकलेगी, ऑक्सीडाइज कर रहा है। डाइल्यूट H2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइज, यहां H2 गैस बाहर निकलेगी। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ SO2 आ रही है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2 आ रही है। फिर देखो यहां मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, उनकी बात हम आगे करते हैं। देखो आप, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम,
ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं क्योंकि सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है, सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है और रक्षित ऑक्साइड परत का निर्माण हो जाता है। मतलब एल्यूमिनियम का कोई पीस लिया, उसको कंसंट्रेट HNO3 में आपने डाला तो इसकी सतह पर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पूरा डिजोल्व नहीं हुआ क्योंकि ऊपर ये जो लेयर है ये अक्रिय होती है और ये लेयर के फॉर्मेशन के कारण ये कंसंट्रेट HNO3 में क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता। ये सेम चीजें होती है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्रोमियम, ये कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि सतह का ऑक्सीकरण हो जाता है और रक्षित ऑक्साइड परत का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फिर बात आती है एक्शन अम्ल के साथ अभिक्रिया, फिर बेस के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्षार के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया तो यहां एल्यूमिनियम जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा NaAlO2, 2H2 और H2। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या फिर मैं इसको दिखा दूं NaAlOH4। बात एक ही है। फिर है वायु के साथ अभिक्रिया, या फिर मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो देखो E+O2 और ये जो बनाते हैं ना वो बनाते हैं E2O3। इस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2E3/2O2 E2O3 का ऑक्साइड बनाएंगे ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्शन करके। तो कौन कौन से बनेंगे? B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है Tl2O और O2 में। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है एसिडिक अम्लीय। ये दोनों होते हैं उभयधर्मी और ये दोनों होते हैं क्षारीय। तो B2O3 का अगर मैं रिडक्शन कराऊं तो बोरोन मिलेगा, ठीक है। और यहां अगर मैं इसका रिएक्ट कराऊं मैग्नीशियम से रिडक्शन करवाऊं, भाई इसका हाइट H2O से कराऊंगा तो कौन सा एसिड बनता है? H3BO3 बनता है। अगर मैं मैग्नीशियम से रिडक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? बोरोन और MgO। एल्यूमिनियम भी इसका रिडक्शन कर देगा तब भी बोरोन और Al2O3। ये रिडक्शन हुआ है जस्ट लाइक मेटलर्जी में एलिगम डायग्राम की तरह। तो यहां ये बोरोन जो है ना वो तो है अक्रिस्टलीय और यहां जो बोरोन है वो है क्रिस्टलीय। तो ये है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। उसके बाद हैलाइड के बारे में हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर है बोरोन के कंपाउंड कौन कौन से हैं जो मेनली हमें स्टडी करने हैं।
मैं बात स्टार्ट करूंगा बोरोन फैमिली से। तो पहले सबसे स्टार्ट करते हैं बोरोन फैमिली। और 13 नंबर ग्रुप, ये वाले एलिमेंट है नॉन मेटल, ठीक है। बाकी यहां पे एल्यूमिनियम और गैलियम को हम मानते हैं एम्फोटेरिक मेटल, और ये भी मेटल। मतलब एम्फोटेरिक मेटल का मतलब है कि एसिड या फिर बेस, इनके साथ कौन सी गैस रिलीज करेंगे, H2 गैस रिलीज करेंगे। जो एसिड और बेस के साथ H2 गैस रिलीज करते हैं उनको हम नॉन मेटल एम्फोटेरिक मेटल कंसिडर करते हैं। बोरोन जो है हार्ड एंड ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हार्ड होता है और ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सबसे पहले इनकी रेडियस की बात आती है, रेडियाई। तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बड़ी होती है गैलियम से, फिर वापस से बढ़ना स्टार्ट होती है इंडिनियम और थेलियम। ये रेडियाई ऑर्डर है। इसकी होती है 88 पिकोमीटर, इसकी होती है 148, 135, 167, 171 पिकोमीटर रेडियाई ऑर्डर होता है। यहां एल्यूमिनियम और गैलियम ये रीजन हुआ है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, आपने जैसा पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। और यहां हुआ है वो हुआ है एलन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ है। क्लियर। अब बात आती है इनका मेल्टिंग पॉइंट का, वो सॉरी आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। IE1 का, बोरोन की, फिर थेलियम की, फिर इसकी, फिर एल्यूमिनियम की, और उसके बाद इंडिनियम की, ये ऑर्डर होता है इसका। तो हम इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने हैं, इनके कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। बोरोन जो है सबसे पहले एक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, एक्शन विथ एसिड। तो बोरोन जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, इनके साथ रिएक्ट करता। ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एसिड है जैसे कंसंट्रेट HNO3, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, उसका ऑक्सी एसिड बना देता है H3BO3 और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में। कंसंट्रेट H2SO4 की बात करूं तो ये H3BO3 बनाएगा, खुद चला जाएगा किसमें, SO2 में। तो ये एक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन की मैंने बात की कि कौन रिएक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। फिर एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें, डाइल्यूट HCl से करवाओगे तो AlCl3 और H2 बनेगा। डाइल्यूट H2SO4 से करवाओगे तो Al2SO4 का होल थ्राइज और H2 गैस रिलीज होगा। कंसंट्रेट H2SO4 से करवाओगे तो कन्वर्ट हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइज और साइड में SO2 गैस रिलीज होगी, यहां H2 आती है। कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब यहां एक सीधी सी मुझे लाइन बतानी है, वो लाइन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, गैलियम, बेरिलियम। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, गैलियम और बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट with concentrate HNO3 because
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव इनर्ट लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव इनर्ट लेयर। देखो इधर, जैसे ही आप मान लो ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ये एल्यूमिनियम है, इसको आपने कंसंट्रेट HNO3 में डाला, ये डाला आपने कंसंट्रेट HNO3 में, तो इसकी सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये यहां ये सरफेस ऑक्सीडेशन ड्यू टू सरफेस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव लेयर फॉर्म, ऑक्सीडेटिव लेयर फॉर्म्ड। और ये ऑक्सीडेटिव लेयर जो है ना, ऑक्सीडेटिव लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसलिए कंसंट्रेट HNO3 के साथ एल्यूमिनियम भी रिएक्ट नहीं करता, क्रोमियम भी नहीं करता, गैलियम भी नहीं करता, और बेरिलियम भी रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी लेयर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये ऑक्सीडेशन इनर्ट होता है, ऑक्सीडेटिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आगे वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता है। बोलो हाँ कि ना। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विथ NaOH। एक्शन विथ NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, बोरोन NaOH Na3BO3 और H2 बाहर निकलेगा, एल्यूमिनियम NaOH NaAlO2 2H2O, या फिर NaAlOH4, इसको बोलूंगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, साइड में H2 बाहर निकलेगी। गैलियम की रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ, तो बन जाएगा वही NaGaO2 2H2, ये NaOH के साथ रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन विथ एयर, इसके बाद एयर के साथ रिएक्शन की बात करें तो एयर के साथ भी करवा के देख लेते हैं। एक्शन विथ एयर, एक्शन विथ एयर, तो देखो इस ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके E2O3 टाइप क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, तो बनेगा B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3 Tl2O3, जो हीट करने पे टूट जाता है Tl2O और O2 में, क्योंकि +3 में तो लेस स्टेबल है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण। ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये दोनों बेसिक ऑक्साइड है। अब यहां Al2O3 है ना, इसका में रिडक्शन बाय इसका B2O3 का है ना, B2O3 का रिडक्शन बाय मैग्नीशियम और रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। मैं इसका मैग्नीशियम से भी रिडक्शन करवा सकता हूं, एल्यूमिनियम से भी रिडक्शन करवा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो यहां दो अलग अलग चीज बनती है। मैग्नीशियम से बनेगा, वो बनेगा, यहां बनेगा MgO 3MgO और 2B, यहां बनेगा Al2O3 और 2B। बट यहां दोनों बोरोन में डिफरेंस है। मैग्नीशियम से रिडक्शन करवाते हैं तो यह बनता है एमोर्फस, और यहां बनता है क्रिस्टलाइन। तो ये जनरल नॉलेज, और बाकी आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। जनरल चीजें मैंने बता दी। हेलाइड के बारे में हम जगह जगह इनकी बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हेलाइड जो है, हेलाइड तो एलिमेंट जब रिएक्ट करेगा हेलाइड से तो बनाएगा E अक्ष 3 टाइप का हेलाइड।
तो B(3) बनेगा, Al(3) बनेगा, Ga(3) बनेगा, In(3) बनेगा, Tl(3) बनेगा। एल्यूमिनियम अक्स बराबर Cl और Br आएगा तो Al(3) बनेगा। एग्जिस्ट एज ए डाइमर, ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है? डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। और डाइमर कैसे बनाता है वो देखें। Al(3) अक्स बराबर Cl और Br, और इसका डायमर बनता है Al2(6). तो देखो कैसे डायमर बनता है इसका। Al, ये अक्स, ये अक्स, ये अक्स एक, ये दूसरा, ये अक्स, ये अक्स, ये अक्स, ये इसको लोन पेयर दे देता है, ये इसको लोन पेयर दे देता है। तो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड हुआ ना, ये वाला बॉन्ड, ये हुआ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके बॉन्ड पैरामीटर पता होनी चाहिए। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं Al, Cl, 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 Al, Cl और Cl, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई। अब इसके बॉन्ड पैरामीटर मैंने बता दूं मैं आपको। बाहर वाला बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है, इसको θ1 बोलूं, इसको θ2 बोलूं तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसको A बोलूं, इसको B बोलूं तो B ग्रेटर देन A। ये बॉन्ड लेंथ, B वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो ये इसका डायमर भी एग्जिस्ट करता है, BCl हो या Br हो। और इस फॉर्म में ये एक्ट एज ए लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह क्या करता है? काम करता है। इसके बाद कंपाउंड ऑफ बोरोन और एल्यूमिनियम, इनकी बात करते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़े, हाइड्रोलाइसिस इनका बता ही चुका हूं। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑफ बोरोन, और इसमें सबसे पहला है वो है बोरेक्स। बोरेक्स कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो Na2B4O7 10H2O। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका क्या है, इसको बनाते कैसे हैं? तो बाई कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट होता है Ca2B6O11.5H2, इसको बोलते हैं कोलेमेनाइट। तो Ca2B6O11, इसकी रिएक्शन करवाते हैं 4Na2CO3 से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे 4Na2CO3 से, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखो यहां 2 ले लेते हैं अपन, 2Na2CO3, CaCO3 Na2B4O7 प्लस NaBO2। फिर क्या करते हैं इस प्रोसेस में, एडेड वाटर, इसमें वाटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो CaCO3 की तो आ जाती है रेजुडी, ठीक है, ये तो रेजुडी बन जाता है। और साइड में ये Na2B4O7 प्लस NaBO2, ये बच गया फिल्ट्रेट। तो इसकी पीपीटी बन चुकी है, तो सेपरेट कर लिया। तो ये फर्स्ट स्टेप में हुआ है, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, Na2B4O7 प्लस NaBO2 और करवाते हैं एडेड H2O, और करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहां 2 बन जाएंगे, क्रिस्टल ऑफ Na2B4O7 10H2O, ये बन जाते हैं।
और दूसरा बन जाता है NaBO2, ये चला जाता है मदर लिक्कर में, मतलब ये लिक्कर स्टेट में आ गया और क्रिस्टल किसके बन गए, बोरेक्स के क्रिस्टल बन गए। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, NaBO2 है, इसमें CO2 पास आउट करते हैं, पास आउट। तो जैसे CO2 पास आउट करेंगे यहां पे आपके पास बनेगा 2Na2CO3 और साइड में बन जाएगा आपके पास Na2B4O7, ये बन जाएगा Na2B4O7। जैसे ये बना, ये बनने के बाद यहां पे बैलेंस हो रही रिएक्शन, ये बन गया, इसका वापस से क्या कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, और यहां वापस से क्या बन जाता है Na2B4O7 10H2O। तो ये 3 स्टेप है। सबसे पहले कोलेमेनाइट में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, CaCO3 की पीपीटी आ जाती है, बनता है आपके पास सोडियम, ये दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। फिर इसमें हम वाटर ऐड करते हैं और फिल्टर करते हैं, तो इसकी पीपीटी बन जाती है, ये आपके पास फिल्ट्रेट बन जाता है। इसमें और वाटर ऐड करते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, तो इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, ये मदर लिकर में चला जाता है। फिर इसमें CO2 पास आउट करते हैं तो Na2B4O7 और सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाने पे Na2B4O7 10H2 हमें मिल जाता है। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। ठीक है, अब उसके बाद इसकी हम बात करते हैं बोरेक्स की, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है, चले देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स, वो तो है Na2B4O7 10H2O। स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो है Na2B4O5 OH4.8H2O, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका। इट इज टेट्रान्यूक्लियर, मतलब मैं ये बोलूं हैव 4 यूनिट में से 2 यूनिट ट्राइगोनल प्लेनर, 2 यूनिट ट्राइगोनल प्लेनर और 2 यूनिट टेट्राहेड्रल। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, तो वो स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करती है उसको देखें आप इधर। बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, फिर ये ऑक्सीजन, ये बोरोन, ये ऑक्सीजन और ये बोरोन, ये 4 यूनिट हो गई। ठीक है, हर यहां पे भी इनके बीच में भी ऑक्सीजन होगा, इसके बीच में भी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, उसके बाद ये OH, ये OH, ये OH और ये OH, इसको हटा दो। तो इस पे 4 नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहां Na+ आ गया और यहां Na+ आ गया। तो 2 तो sp2 है, इसको B1 बोलूं, B2 बोलूं, B3 बोलूं, B4 बोलूं, तो B1 एंड B3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अनकंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ड्यू टू दिस act as a Lewis acid।
ये sp2 है, दोनों b1 और b3 sp2 है। देखो ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 2 3 और 2 6, 2 2 3 और 2 6, तो ऑक्टेट अनकंप्लीट है। अनकंप्लीट ऑक्टेट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ड्यू टू दिस एक्ट एज लेविस एसिड। एन फैक्टर हो गया 2, दो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एन फैक्टर हो गया 2। अब B1 B4 B2 B2 एंड B4 sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 है, टेट्राहेड्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट ऑक्टेट यहां पे है। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये दोनों टेट्राहेड्रल है और ये वाली है। अच्छा बी, अब बात आती है ब्रिज ऑक्सीजन 5, ब्रिज ऑक्सीजन 5, 2 बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और 2 बोरोन इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है और 2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ब्रिज ऑक्सीजन 5 BOB बॉन्ड, नंबर ऑफ BOB बॉन्ड, कितने BOB बॉन्ड हो गए, एक, A1 2 3 4, ठीक है, 5 BOB बॉन्ड हो गए 5। तो ये इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बोला, एन फैक्टर, ब्रिज ऑक्सीजन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम विच sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू POS प्रेजेंट, ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। ऑल एटम डू नॉट हैव सेम प्लेन ड्यू टू दिस नॉन प्लेनर, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, इसके अलावा इसका फैक्टर बता दिया क्या है। इसके बाद आता है इसका हीटिंग इफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं हम इसके हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट है क्या? तो बोरेक्स की हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो हम इसको हीट करवाएंगे, Na2B4O7 10H2O हीट किया, पहले 9H2O बाहर होंगे, Na2B4O7 H2O, एक H2O बाहर बच गया, ठीक है, स्वेलअप, फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। आगे और हीट करूंगा, Na2B4O7 में आ जाएगा, रेड हॉट हीट करूंगा तो टूट जाएगा NaBO2 प्लस B2O3, NaBO2 B2O3, इसको हम बोलते हैं, यहां ये तो है बोरिक एनहाइड्राइड, मतलब बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसलिए बोला बोरिक एनहाइड्राइड। इसका नाम है Na प्लस BO2 माइनस सोडियम मेटा बोरेट, इसका नाम है सोडियम मेटा बोरेट। अब NaBO2 प्लस B2O3 बनाया ना, ये जो है ना पूरा, ये ट्रांसपेरेंट बीड, ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड या ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड।
अब देखो, इसी से एक कंसेप्ट बनता है, वो बनता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ये बोरेक्स बीड टेस्ट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांजिशन आयन। ठीक है, बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांजिशन आयन। इसके द्वारा हम ट्रांजिशन आयन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हेन सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन आयन हीटेड विथ बोरेक्स, या फिर व्हेन salt of transition ion touched with transparent borax bead, transparent borax bead। तो ये की बात है, जब आप ट्रांजिशन आयन सोल्ट को बोरेक्स के साथ हीट कर लो, या जो बोरेक्स को हीट करने पे जो ट्रांसपेरेंट बीड बना है उस पे ट्रांजिशन आयन का जो सोल्ट है उसको टच कर दो, देन ए कलर्ड बीड obtain and by color of bead identify ट्रांजिशन आयन। उसके द्वारा हम ट्रांजिशन आयन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर। क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। कॉपर और कोबाल्ट तो देते हैं ब्लू कलर बीड, और ये वाला देता है ग्रीन बीड। कैसे, क्या करते हैं, देखो इधर, सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन आयन प्लस बोरेक्स। ठीक है, और ये मैंने ले लिया इस पे, ये क्या है, प्लेटिनम वायर, और इसको मैंने हीट किया इस पे बुनसन बर्नर पे, यहां से एलपीजी पास आउट की और इसको मैंने क्या, हीट किया, तो एक कलर्ड बीड हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यहां कलर नजर आएगा, और वो कलर नजर क्या आएगा, उस कलर के हिसाब से हमें उसको पहचानना होता है। तो फॉर्मूला ऑफ कलर्ड बीड, फॉर्मूला ऑफ कलर्ड बीड, तो वो कैसे बनाना है, मेटल पे जो चार्ज है M+N और BO2 माइनस, इनके बीच बनाना है, इसको इधर लेके आना है, इसको इधर लेके आना है, MbO2n, ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, मेटल बोरेट इसका नाम होगा, मेटल बोरेट। जैसे मैं लूं CO प्लस बोरेक्स और इसको हीट किया, तो बोरेक्स से क्या आना है, B2O3 और NaBO2, और इसमें क्या है, CO+2। फॉर्मूला क्या बनेगा, CO+2। इसमें से रिएक्टिंग यूनिट कौन सी है, रिएक्टिंग यूनिट वो कौन है, BO2 माइनस। इन दोनों का फॉर्मूला बना दो, COBO2 का होल ट्वाइज नाम हो जाएगा कोबाल्ट मेटा बोरेट, और कैसा होगा, ब्लू बीड, कलर ऑफ बीड, ब्लू कलर का बीड, ये वाला टेस्ट है। तो मैंने बोला बोरेक्स के साथ हीट करो, इसके अलावा आप ये लोगे CO+B2O3, तो भी क्या बनेगा, COBO2 का होल ट्वाइज, तब भी यही बनेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि बाय दिस वी कैन आइडेंटिफाई ट्रांजिशन आयन व्हेन सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन आयन हीटेड विथ बोरेक्स, व्हेन सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन आयन हीट टच्ड विथ ट्रांसपेरेंट बोरेक्स बीड, देन कलर्ड बीड ऑब्टेन बाय कलर ऑफ बीड आइडेंटिफाई ट्रांजिशन आयन। और वो कलर क्या, क्रोमियम है, जैसे क्रोमियम है Cr2O3 और बोरेक्स, तो इसमें क्या है, Cr+3 है, इधर कौन है, BO2 माइनस है, क्या बनेगा, CrBO2 का
होल थ्राइज कैसा कलर आएगा? ग्रीन कलर। दिस इज बोरेक्स बीड टेस्ट। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ ले एक बार इसकी, ये बोरेक्स बीड टेस्ट का कंसेप्ट मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं भैया। फिर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरेक्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरेक्स Na2B4O7 प्लस 7H2O 4H3BO3 प्लस 2NaOH। तो ये तो है वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ओवरऑल aqueous solution of borax is basic solution। कैसा होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद यूजेज ऑफ बोरेक्स, ये आपको कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी से आप इसको पढ़ लें। ये था बोरेक्स और नेक्स्ट कंपाउंड है बोरिक एसिड। तो नेक्स्ट हम बात स्टार्ट करते हैं बोरिक एसिड से। हमने देखा कि बोरेक्स जो कंपाउंड है उसका एक तो बोरेक्स बीड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे वो टेस्ट कैसे ऑपरेट होता है। दूसरा हमने ये देखा कि उसकी स्ट्रक्चर्स यूनिट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरिक एसिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोरिक एसिड, अब बोरिक एसिड की बात करें ना तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है बोरिक एसिड का। वो कंसेप्ट क्या है बोरिक एसिड का? कि बोरिक एसिड होता है BOH का होल थ्राइज या फिर H3BO3। स्ट्रक्चर के पहले बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो BOH OH ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। वैकेंट p ऑर्बिटल है, इट इज वीक मोनो बेसिक एसिड, इट इज एक्सेप्ट OH माइनस, इट इज एक्सेप्ट OH माइनस। ये H प्लस देता नहीं है, ये OH माइनस एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसके पास मैंने बोला वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो जो BOH का होल ट्वाइज है ये होल थ्राइज है और ये OH माइनस और ये OH माइनस एक्सेप्ट करता है और बनाता है BOH4 माइनस, ये वाला बनाता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला इट इज वीक मोनो बेसिक एसिड, इट इज एक्सेप्ट OH माइनस। ये OH माइनस को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोरिक एसिड cannot be titrate with NaOH because formed compound BOH4 माइनस, ये वाला जो कंपाउंड बनता है अनस्टेबल एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन।
और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो बोरिक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेट विद NaOH बिकॉज फॉर्म्ड कंपाउंड BOH4 माइनस अनस्टेबल एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ड्यू टू दिस बोरिक एसिड टाइट्रेट with NaOH with the mixing of cis diol, but in presence of cis diol acidity of boric acid increase and formed compound stable by chelation and can be titrate with NaOH। बट अगर मैं सिस डायोल मिला दूं तो बोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी और जो कंपाउंड बनने वाला है BOH4 माइनस वो स्टेबल हो जाएगा किसके द्वारा, कीलेशन के द्वारा। ठीक है, तो फॉलोइंग सिस डायोल कैन बी यूज्ड, यहां मैं लिखूं फॉलोइंग सिस डायोल कैन बी यूज्ड। कौन सी सिस डायोल हम यूज में ले सकते हैं, आप ये ले सकते हो सिस डायोल, ये वाला यूज में ले सकते हो आप, सिस डायोल है, ये वाला यूज में नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। मैनिटोल यूज में ले सकते हो, मैनिटोल। सुगर यूज में ले सकते हो, केटेकोल यूज में ले सकते हो, OH केटेकोल भी आप यूज में ले सकते हो। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड भी आप यूज में ले सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको किलेशन के द्वारा क्या करता है, स्टेबल करता है। ये इस टाइप के मतलब OH ग्रुप लगे हुए हों, ये वाले आप क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। सिस डायोल ये वाला, आप 2 OH लगे हुए हो, ये वाला स्केलेटन यूज में ले सकते हो। कैसे बढ़ाता है एसिडिटी उसको देखिएगा। जब आप सिस डायोल बनाते हो तो BOH का होल थ्राइज और ये OH माइनस इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा BOH4 माइनस, और ये कंपाउंड है ये वाला, और मैंने बोला ये अनस्टेबल था इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। इसको हमें स्टेबल करना है तो सिस डायोल आपने मिलाया, तो मान लो ये सब में स्केलेटन है OH BOH, ये BOH और ये OH, यहां से H2 बाहर निकला, यहां से H2 बाहर निकला, यहां से H2 बाहर निकला और यहां से H2 बाहर निकला, ये नेगेटिव चार्ज इस पे है। तो यहां से ये क्या हो गया, ये किलेशन के द्वारा क्या हो गया, स्टेबल। तो अगर बोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ानी है या यदि बोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेट कराना, तो डायरेक्ट टाइट्रेट नहीं करवा पाओगे आप, उसमें आप मैनिटोल, सुगर, ये केटेकोल, सैलिसाइलिक एसिड, ऐसे कंपाउंड आपको मिक्स करने होंगे जिससे एसिडिटी बढ़ जाए और ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो किलेशन के द्वारा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, एसिडिटी शो करता है, मैंने बोला मोनोबेसिक एसिड है, तो करता कैसे है, BOH का होल थ्राइज और मान लो ये H2 आपने लिया तो ये अटैक करेगा और पहले बनेगा BOH, ये H इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये OH और ये OH। ठीक है, उसके बाद दूसरा मोल H2 आएगा तो ये इस H को हटा लेगा, तो H प्लस बोरिक एसिड ने नहीं दिया, H2O से आई है,
और साइड में बन गया BOH4 माइनस और H3O प्लस। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो BOH का होल थ्राइज और ये 2H2O कंपाउंड बना BOH4 माइनस और ये H3O प्लस। हेवी एसिड के लिए साथ बात करें तो हेवी वाटर के साथ बात करें तो O ये D2O और बन जाएगा BOH का होल थ्राइज OD माइनस प्लस D3O प्लस, ये वाला बन जाएगा। तो इससे प्रूव भी हो रहा है कि ये H प्लस नहीं देता है, OH माइनस एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें तो इसके बाद आता है इन बोरिक एसिड BO3 माइनस 3 यूनिट joined by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोरिक एसिड में जो BO3 माइनस यूनिट है, मतलब ये वाला O, ये O, ये O, ये H, ये H, ये H, तो ये जो यूनिट है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, बॉन्डेड होती है। ठीक है, इन बोरिक एसिड BO3 माइनस 3 यूनिट जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और मैं लिख दूं इन हेक्सागोनल सिमेट्री, मतलब हेक्सागोनल सिमेट्री एपियर होती है, बीच में हेक्सागोनल जैसा कुछ बन जाता है, ऐसा बन जाता है, और इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, मतलब हर जगह हेक्सागोनल ऐसे चलता है। BO3 माइनस, जैसे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ये बोरोन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऐसे बीच में हाइड्रोजन आ गया और ये बॉन्डिंग कंटिन्यू चलती जाती है। तो ध्यान रखना, इन बोरिक एसिड BO3 माइनस 3 यूनिट जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हेक्सागोनल सिमेट्री, it have 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग रखता है ये, 2D हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। हैव लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब परतदार, यदि लेयर मतलब सरफेस जैसी स्ट्रक्चर रखता है। उसके बाद आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत सारे अपने पास, देखो B2O3 का हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो बन जाएगा, BH3 का हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो भी बन जाएगा, बोरेक्स का हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो भी बन जाएगा। तो इतने हैं, इन सबसे H3BO3 बनता है। ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ चुका है, इसका पढ़ चुके हैं, इसका भी हम पढ़ चुके हैं, बोरिक एसिड बनाया जा सकता है। तो ये था बोरिक एसिड। उसके बाद आते हैं बोरिक एसिड के यूज, और यूज में आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि यूज आपको कहां से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्राइड ऑफ बोरोन फैमिली, बोरेन्स की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बोरिक एसिड का, जहां इक एसिड का हीटिंग इफेक्ट बताया, वहां हीटिंग इफेक्ट की हम बात कर चुके हैं। नाउ हम बात करते हैं हाइड्राइड ऑफ बोरोन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ बोरोन फैमिली। BH3 हो गया, AlH3 हो गया, GaH3 हो गया, InH3 हो गया, TlH3 हो गया। इसको बोलते हैं बोरेन, एलेन, गैलेन, इंडेन,
थेलेन। तो ये जो बनाता है ये पॉलीमर एंड डाइमर दोनों बनाता है, ये पॉलीमर भी बनाता है डाइमर भी बनाता है। ये वाला डाइमर, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं बोरेंस को। BH3 को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां बात स्टार्ट करूंगा, बोरेंस की ही बात स्टार्ट करूंगा कि ये बोरेंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। बोरेंस बेसिकली बोरेंस 3 प्रकार के होते हैं। बोरेंस का मतलब बोरोन प्लस हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोकार्बन को कार्बन प्लस हाइड्रोजन बोलते हैं, वैसे बोरोन प्लस हाइड्रोजन को बोरेंस बोलते हैं। एक तो होता है क्लोजो, एक होता है नीडो और एक होता है आर्किनो। क्लोजो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BnHn+2, इसका फॉर्मूला होता है BnHn+4, इसका फॉर्मूला होता है BnHn+6। नीडो बोरेन जो है B2S6, जहां N की वैल्यू मैंने रखी 2, ये B2S6 डाइबोरेन, ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला B2S6 किस टाइप का बोरेन है? B2S6 नीडो टाइप का बोरेन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, नीडो टाइप का क्या है? बोरेन है। अब आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर डाइबोरेन, ये पढ़ रहे हैं अपन डाइबोरेन के लिए। तो सबसे पहला मेथड है, जो लैब मेथड है वो है NaBH4 की रिएक्शन करवाओ I2 से। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पॉली ईथर, तो बनेगा 2NaI 2BH3 और ये डाइमराइज हो जाएगा B2H6 में। यहां I2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो H- है NaI बना है BH4 और साइड में H2 भी रिलीज होता है। तो I20 से कहां गया है? -1 में, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड है B(3) की रिएक्शन, जहां अक्स बराबर आप Cl ले सकते हो या फ्लोरीन ले सकते हो। आपको रिएक्शन करानी है MH से, हाइड्राइड से। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, Na हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है या लिथियम हो सकता है। H- अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर करेगा, 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे और इसके 6 मोल रिएक्ट करेंगे। तो साइड में बन जाएगा 6M और 2BH3 जो कि डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है B2H6 फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें अदर मेथड क्या हो सकते हैं। अदर मेथड की बात करें तो B(3) LiAlH4 Li प्लस AlH4 माइनस, यहां से अटैकिंग स्पीसीज H- है और वही अटैक होगा, हेलोजन बाहर होगा और यहां भी साइड में बन जाएगा Li(Al)3 और ये BH3 जो कि डाइमराइज हो जाएगा किसमें? B2H6 में। ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लैब मेथड कौन सा है ये मैंने बताया है। इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात। कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, ये अदर मेथड हो गया। इंडस्ट्रियल मेथड बता दिया, लैब मेथड बता दिया। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज की बात। ठीक है, इट इज टॉक्सिक गैस। पहले हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला पॉइंट है इट इज टॉक्सिक गैस। ठीक है। इनफ्लेमेबल इन नेचर, स्पॉन्टेनियस कंबसन, इसका स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है। पहला पॉइंट बोला है कि टॉक्सिक नेचर की गैस है, इनफ्लेमेबल इन नेचर है, और फिर बोला है कि स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबसन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब हैव हाई एफिनिटी with oxygen and reaction become highly exothermic. Due to this, B2H6 used as a high energy fuel. हाई एफिनिटी है, कंबसन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसलिए B2H6 का हम यूज करते हैं हाई एनर्जी फ्यूल में। जब B2H6 रिएक्ट करेगी, एयर O2 लिया या फिर एयर लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी B2O3 और साइड में रिलीज होगी H2 रिलीज होगी। ठीक है, और हाई हीट ऑफ कंबसन, इसका हीट ऑफ कंबसन क्या होता है, हाई होता है, और हाई हीट ऑफ कंबसन है, इसलिए हम इसको यूज ले सकते हैं। किसके रूप में यूज में ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं यूज में एज ए एनर्जी फ्यूल। और उसके बाद आती है इसका स्ट्रक्चर कंसेप्ट। स्ट्रक्चर कंसेप्ट क्या है इसका, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 एंड रिएक्शन ऑफ B2H6 वो भी देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, B2H6 की हम स्ट्रक्चर देखें तो B2H6 कुछ ऐसा होता है। ये डाइमर स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले इसके बॉन्ड पैरामीटर की बात करें तो बाहर वाला बॉन्ड 120 का होता है। ये बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 होता है, और ये होता है 97। ये जो बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड लेंथ होती है वो 199 पिकोमीटर होती है, और ये जो बॉन्ड है वो होती है 134 पिकोमीटर। तो पहले तो ये बॉन्ड पैरामीटर पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको θ1 बोलूं और इसको θ2 बोलूं तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर मैं इसको अक्स बोलूं, इसको y बोलूं तो y इज ग्रेटर देन अक्स। ठीक है, इट इज नॉन प्लेनर। ठीक है, अब मैं इसको हाइब्रिडेशन बताता हूं। ये भी कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3, और ये भी कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। दोनों ही कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज की बात करें तो देखो, बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, sp1, sp3 2, ये 3 और ये 4। ऐसे इस बोरोन के पास भी 4 होंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, अब बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल 3, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पे हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे भी हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे भी हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहां पे भी हाइड्रोजन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके। यहां एक हाइड्रोजन आएगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक हाइड्रोजन आएगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला,
ये और ये जो बॉन्ड है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बट इस बॉन्ड में देखो बोरोन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, यहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दूं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर और एक इधर। इस बॉन्ड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या बनाना बॉन्ड। ये बनाना शेप का हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, या फिर बोल दें 1 2 3, इसको हम ये भी बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी बोल सकते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज की बात करें ना, तो हमारे पास ये आएगा कि B2H6 जो है वो हैव 6 BH बॉन्ड, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो B2H6 हैव 6 BH बॉन्ड। 6 BH बॉन्ड में से क्या होता है, 2 BH बॉन्ड नॉन एज ब्रिज BH बॉन्ड, और 4 BH बॉन्ड नॉन एज टर्मिनल BH बॉन्ड। वो टर्मिनल BH बॉन्ड है। यहां बात करें तो ये जो 2 BH बॉन्ड है ये तो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये 4 BH बॉन्ड, ये वाला, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलूंगा मैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। टर्मिनल BH बॉन्ड नॉन प्लेनर होता है, sp3 है, नॉन प्लेनर नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट इसका 0 है, इसलिए नॉन पोलर बोल दिया है। इसके अलावा अनकंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाइपोवेलेंट, अनकंप्लीट ऑक्टेट, अनकंप्लीट ऑक्टेट एक्ट एज ए लेविस एसिड, लेविस एसिड की तरह क्या कर सकता है, ये बिहेव कर सकता है। और बता दूं, टर्मिनल BH बॉन्ड परपेंडिकुलर टू ब्रिज बॉन्ड, टर्मिनल BH बॉन्ड परपेंडिकुलर टू ब्रिज BH बॉन्ड, नॉट ए परफेक्ट, परफेक्ट परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि इसका 97 है, इसका 120 है, तो बट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो गए, तो इसकी सही स्ट्रक्चर जो है ना, ठीक है, तो यहां सही स्ट्रक्चर का होना, ये BH, इसको दिखा दूं मैं ऐसे, ये लो, ठीक है, मैक्सिमम ऐसा है, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये ब्रिज H, ये बोरोन, ये H, ये बोरोन और ये बोरोन हाइड्रोजन, तो ऐसे मान सकते हो हाइड्रोजन बोरोन हाइड्रोजन, फिर ये H, फिर बोरोन H बोरोन और ये, या फिर ऐसे मान सकते हो बोरोन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ब्रिज वाला, ऐसे मानोगे ये वाला, तो मैक्सिमम एटम लाइज इन सेम प्लेन, 6 एटम लाइज इन सेम प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम लाइज इन सेम प्लेन, वो है 6, ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग, अब रिएक्शन की बात करेंगे हम इसकी, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे करता है।
ठीक है, बात करते हैं B2H6 विथ बेस। तो देखो B2H6 बेस के साथ है ना, दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, BHH, HH, BH और H। या तो हो जाए सिमेट्रिकल क्लीवेज, ठीक है, सिमेट्रिकल क्लीवेज मतलब 2BH3 में टूट जाए, या तो ऐसे हो जाए, या फिर इसका हो सकता है ये वाला क्लीवेज। तो यहां से टूटेगा तो इसको बोलूंगा मैं एसिमेट्रिक क्लीवेज। तो एसिमेट्रिक क्लीवेज में टूटेगा BH4 माइनस और BH2 पॉजिटिव। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये कैन एक्सेप्ट 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और 1BH3, ये 1BH3 कैन एक्सेप्ट 1 लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक क्लीवेज तो किसके साथ होता है और एसिमेट्रिक क्लीवेज किसके साथ होता है। तो सिमेट्रिक क्लीवेज विथ वीक और बल्की बेस, वीक हो और बल्की बेस हो, लाइक यहां बात करूं तो CO पिरिडीन, ईथर, पायरोल, PH3, ठीक है, इनके साथ कैसा क्लीवेज होगा, THF, इनके साथ क्लीवेज होगा सिमेट्रिक क्लीवेज। एसिमेट्रिक क्लीवेज किसके साथ होगा, विथ स्ट्रॉन्ग बेस और स्मॉल बेस, लाइक यहां 3 डिग्री एमीन भी ले सकते हो आप, R3N, ये 3 डिग्री एमीन विथ स्ट्रॉन्ग बेस और स्मॉल बेस। तो जैसे हाइड्राइड H माइनस, H माइनस कौन दे सकता है, NaH दे सकता है या LiH दे सकता है, NH3 हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कहां तो एसिमेट्रिक क्लीवेज होता है और कहां सिमेट्रिक क्लीवेज होता है, उसी वे से आपको एड तोड़ना है। तो अब यहां हम बात करते हैं, जैसे यहां दिया B2H6 और ये 2CO, तो कैसा क्लीवेज होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, 2BH3, इसको लोन पर कौन दे देगा, CO, ये बनेगा। ऐसे में बात करूं B2H6 और ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन THF, तो यहां भी क्या बनेगा, 2BH3 और ये ऑक्सीजन अपना क्या कर देगा, लोन पेयर दे देगा। अब अगर मैं बात करूं कि B2H6 और ये NaH, तो अब कैसा क्लीवेज होगा, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कैसे टूटेगा, ये 2 मोल ले लिए मैंने, तो एसिमेट्रिक टूटेगा ये BH4 माइनस और BH2 पॉजिटिव। तो पहला H माइनस अटैक करेगा तो किस में जाएगा, BH3 में, फिर दूसरा H माइनस अटैक करेगा तो किस में जाएगा, BH4 माइनस में। तो 2 BH4 माइनस बन गए और 2 क्या बन गए, 2Na प्लस बन गए, तो क्या बन जाएगा फाइनली, 2NaBH4। ऐसे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्लीवेज। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, कि अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा।
B2H6 विथ अमोनिया, इंपॉर्टेंट है, B2H6 विथ NH3, NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे हम B2H6 की। तो B2H6 की NH3 के साथ रिएक्शन करें तो देखो B2H6 एक्सेस NH3 और लो टेम्परेचर, एक्सेस NH3 हाई टेम्परेचर। तो यहां तो एक्सेस NH3 लो टेम्परेचर, तो NH3 के साथ इसका कैसा क्लीवेज होगा, एसिमेट्रिक क्लीवेज होगा। तो BH2 और ये NH3 का होल ट्वाइस, भाई दो NH3 एक्सेप्ट कर लिया और साइड में बन गया BH4 माइनस, ये बना। या फिर मैं इसको लिख दूं B2H6 2NH3, या फिर लिख दूं BH2, एक NH3 ने इधर से लोन पेयर दिए, एक NH3 ने इधर से लोन पेयर दिए, न्यूट्रल ने जोड़ा तो पॉजिटिव रह गया और साइड में क्या था BH4 माइनस। ये बनता है दिस इज व्हाइट आयनिक सॉलिड, ये बनता है। और इधर अगर मैं एक्सेस में NH3 लिया और हाई टेम्परेचर लिया तो डायरेक्ट बनेगा BNX। इसका नाम बड़ा फेमस है, इसका नाम है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोल दो या फिर इसको आप बोराजोन बोल दो, बोराजोन ये बोल सकते हो। अगर आपने B2H6 विथ NH3 और यहां लिया आपने B2H6 और NH3 और यहां 2 और ये 6, मतलब 1:3 B2H6 और ये 6, 1:2 में आपने ले लिया, हो गया 1:2 में। B2H6 1:2 में आपने लिया है। तो इस कंडीशन में 1:2 में लोगे ना तो आपके पास बनेगा B3N3H6, B3N3H6 ये बनेगा। और ये जो बना इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर मैं बोलूंगा इसको बोराजीन। कंफ्यूज नहीं होना, जीन इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन, जीन आया है लास्ट में तो वो बेंजीन की बात हो रही है। यहां बोराजोन है, या इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकता हूं मैं, इसको बोराजोल भी बोल सकता हूं। और इस कंपाउंड को आगे अगर हीट कर देंगे ना तो भी ये बन जाएगा, उसके साथ हीट कर देते हैं तो भी ये बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हुई कि कहां क्या बनने वाला है, लो टेम्परेचर पे व्हाइट आयनिक सॉलिड बनता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है जिसका बोराजोन मैंने नाम बोला है। अब इसके बाद आती है कि इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन और इसमें क्या सिमिलरिटीज है बेंजीन में, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तरफ तो है बेंजीन, और एक तरफ है बोराजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। C6H6 बेंजीन ये वाली है, ये पाई बॉन्ड बना ये वाला, ठीक है। और बोराजीन जो है वो ये वाला है, बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ये H
ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं, यहां भी जाते हैं और यहां भी ये जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ये दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहला आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो स्टीयर है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां भी 42 है और यहां भी इलेक्ट्रॉन क्या है 42 है। आइसो स्ट्रक्चरल ये भी हेक्सागोन है, हेक्सागोनल, और ये भी हेक्सागोनल है। आइसोस्टीयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है टोटल नंबर ऑफ एटम सेम, तो इसमें भी 12 एटम है, इसमें भी 12 एटम है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसोस्टीयर है, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। अब डिफरेंट क्या है इसमें, यह है कंपाउंड इज नॉन पोलर एंड बॉन्ड इज आल्सो नॉन पोलर। बॉन्ड भी नॉन पोलर है और कंपाउंड भी नॉन पोलर है। यहां पे कंपाउंड इज नॉन पोलर बट बॉन्ड इज पोलर। बॉन्ड पोलर है, कंपाउंड नॉन पोलर है, बट बॉन्ड क्या है यहां पे पोलर है। इसके अलावा पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पाई बॉन्ड जो बना है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये p और ये p, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसके बॉन्ड से ये क्या बना है पाई बना है। बट यहां इसमें क्या हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से यहां बना है नाइट्रोजन, ये लोन पेयर था, और ये बोरोन, ये लोन पेयर, और ये वैकेंट p। तो ये यहां पे बैक बॉन्डिंग से क्या बना है पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। लेस डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, but this give addition reaction because polar bond। तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक बेंजीन और क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। और एक मैंने बोला कि बोराजोन, वो क्या कंसेप्ट होता है बोराजोन को, मैंने बोला इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो वहां जैसे हम ये बनाते हैं ग्रेफाइट बनाते हैं, ऐसे हम ग्रेफाइट बनाते हैं, ठीक है, उसी वे से यहां भी बना देंगे बोरोन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन, ये वाला इस तरह से क्या बन जाएगा, ये लेड स्ट्रक्चर इसकी भी होगी। तो ये था बोरोन फैमिली का मेन कंटेंट। अब हम देखते हैं कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन फैमिली की बात हो गई, और अब हम देखते हैं कार्बन के ऑक्साइड, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है मेरे सामने, तो यहां बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन या कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड बेसिकली तो कार्बन के दो ऑक्साइड है, बट एक थोड़ा कई बार पूछ लिया जाता है। एक तो होता है C3O2, नाम है इसका कार्बन सब ऑक्साइड। एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड ये वाला होता है, रेखीय
sp कार्बन है, कार्बन का संकरण कौन सा है, sp। बनेगा कैसे, CH HCOOH, ये COOH नाम है इसका मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। इसकी रिएक्शन कराओ P4O10 से, जो क्या है, निर्जलीकारी। क्या है ये, निर्जलीकारी। तो यहां से H2O बाहर निकला, यहां से H2O बाहर निकला और बन गया C3O2। इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो उदासीन ऑक्साइड है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, H2O में लेस सोल्यूबल है, उदासीन ऑक्साइड है, टॉक्सिक नेचर का है, मतलब जहरीली नेचर का है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ ये CO जुड़ता है, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन, तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि स्टेबल होता है। पढ़ा होगा बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, टॉक्सिक नेचर का। टॉक्सिक नेचर का क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करती है, तो ये उसके साथ बॉन्डेड हो जाता है, स्टेबल कंपाउंड बना देता है, ठीक है। और गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा अपचय का विकर्मक है, अच्छा अपचायक है, लेविस बेस है। अच्छा अपचायक हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे धातु क्रम में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CO के बनाने की विधि, इसको कैसे बनाते हैं। तो आप देखो HCOH कंसंट्रेट H2SO4, H2O बाहर कर देगा, तो H2O और CO बन सकता है। एक चीज और, वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है, वह CO2 बनाती है। वायु में नीली ज्वाला के साथ जलती है और CO2 बनाती है। एक कार्बन और ये हाफ O2, और ये सीमित मात्रा में मैंने लिया, इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा, CO। एक ये ऑक्जेलिक एसिड, इसको हीट करूंगा ना तो CO भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। इतने मेथड हैं। इसके अलावा K4FeCN6 की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से बनाते हैं, तो भी CO का फॉर्मेशन होता है। ये CO बनाने की क्या है, विधि है। इसके अलावा और इसका क्या यूज है, CO का मात्रात्मक आकलन। CO का मात्रात्मक आकलन कैसे करते हैं, पहले CO की रिएक्शन I2O5 से करवाते हैं, जो कि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 5CO2 और रिलीज होगा I2। अब I2 कितना रिलीज हुआ, इसका अनुमापन हम करेंगे हाइपो के साथ। हाइपो क्या है, Na2S2O3, हाइपो के साथ करेंगे तो ये बनेगा 2NaI Na2S4O6 या फिर S4O6-2, टेट्राथायोनेट इसका नाम है। तो एक मोल I2 में कितने मोल कंज्यूम्ड हुआ, उस हिसाब से आइडोमेट्रिक और आइडियोमेट्रिक, आइडोमीतीय और आयोडीमीतीय दो आप अनुमापन पढ़ते हैं, उनमें से ये अप्लाई करके आप CO का मात्रात्मक आकलन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है CO का मात्रात्मक आकलन किससे करते हैं, I2O5 से करते हैं, जो CO को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, CO2 में। यह है CO बनाने की विधि। उसके बाद आता है CO2। नेक्स्ट कार्बन का ऑक्साइड आता है, वो आता है CO2।
ठीक है, तो CO2 का मात्रात्मक आकलन करें, CO2 नहीं सॉरी CO2 जिसको हम बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड। पहले इसके गुणों की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन है, गंधहीन है, अम्लीय ऑक्साइड है, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है H2CO3, ड्राई सॉलिड CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। जल में कम विलेय है, जल में क्या है, कम विलेय है। बनाने की विधियों की बात करेंगे, बनाने की विधियां, इसकी क्या क्या बनाने की विधियां, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बनाने के, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर मेनली हम कुछ मेथड्स की हम बात करेंगे। लैब मेथड, CaCO3 की रिएक्शन डाइल्यूट HCl से करवाओ, डाइल्यूट H2SO4 से करवाओ, तो इसमें क्या है Ca+2CO3 -2, यहां से H+ ले लेगा, क्या बनाएगा H2CO3 जो कि तुरंत टूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, और साइड में आपके पास CaCl2 बन सकता है या फिर CaSO4 बन सकता है। लेब मेथड तो ये है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड, इसको हीट करते हैं तो CO भी बनता है और CO2 भी बनता है, ये हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा मेटल कार्बोनिल, मेटल ये नहीं होनी चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, उसके अलावा +1 का कोई भी हो, इसको हीट करोगे तो M2O और CO2 बाहर निकल जाएगी, M2CO3, ठीक है, MCO3, ये तो M2CO3 है, MCO3 इसको हीट करोगे तो भी आपके पास MO और CO2 बन जाएगा। अच्छा, CO2 अपचायक अभिकर्मक की तरह कार्य नहीं करती है क्योंकि ऑलरेडी +4 में है, तो यह भी ध्यान रखना, CO2 अपचायक अभिकर्मक की तरह कार्य नहीं करती है। ये CO2 बनाने के मेथड हो गए। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। तो देखें, जब CO2 को जल में घोला जाता है तो जल में कौन सी स्पीसीज होगी, ये क्वेश्चन है। H2CO3, CO3 -2, HCO3- और CO2, तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, चारों स्पीसीज प्रेजेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि H2O + CO2 बनाएगा H2CO3। अब ये आगे टूट सकता है HCO3- और H3O+ में, क्योंकि H2O यहां से H ले सकता है। ये भी आगे टूट सकता है CO3- और H3O+ में, और ये H2CO3 भी इसमें जा सकता है। तो CO2 भी है, H2CO3 भी है, HCO3 भी है और CO3- भी है। फिर है CO2 एंड SO2 में विभेदन, CO2 और SO2 में विभेदन। तो देखो, CO2 और SO2 में विभेदन की बात करें ना, तो CO2 जो है वो अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये रंगहीन है, ये भी रंगहीन है, ये गंधहीन है,
ये सल्फर बर्निंग स्मेल, सल्फर के जलने की जैसी गंध आती है, सल्फर के जलने की गंध आती है, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं दम गोटू गैस है। लाइम वाटर टेस्ट ये भी देती है, लाइम वाटर टेस्ट ये भी देता है। इसके अलावा बेराइट वाटर टेस्ट ये भी देता है, ये भी बेराइट वाटर टेस्ट देता है। तो ये तो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हो गई। अब उसके बाद देखो केमनोफोर, एसिडिक मीडियम और CO2, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं हुई। केमनोफोर, एसिडिक मीडियम और SO2, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता ही नहीं है, इसके लिए मना किया है। तो केमनोफोर का पर्पल कलर होता है, उसको रिड्यूस कर देगी Mn+2 में, खुद चले जाएगी SO4-2 में। तो केमनोफोर के पर्पल सॉल्यूशन को क्या कर देती है, कलरलेस। K2Cr2O7H+ CO2 कोई रिएक्शन नहीं करती, K2Cr2O7H+ SO2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि किस कलर का होता है, ऑरेंज का, उसको रिड्यूस कर देगी Cr+3 में, खुद किस में जाएगी SO4-2 में, ग्रीन कलर। जबकि CO2 ये टेस्ट नहीं देता है। लाइम वाटर से इन दोनों में विभेदन नहीं कर सकते। अब लाइम वाटर टेस्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। CO2 व SO2 में लाइम वाटर बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस। बेराइट वाटर ये होता है BaOH का होल ट्वाइस से विभेदित नहीं कर सकते हैं। देखो इधर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर परीक्षण होता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ये मैंने बोला लाइम वाटर। CO2 पास आउट करोगे तो बनेगा CaCO3 और H2O। श्वेत धुंधलापन नजर आता है या दूधियापन। फिर CO2 आधिक्य में पास आउट करने पर, आधिक्य में गुजारने पर बन जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये श्वेत धुंधलापन गायब हो जाता है। श्वेत धुंधलापन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, श्वेत धुंधलापन नजर नहीं आएगा। ये सेम टेस्ट SO2 देती है। यहां SO2 रख दो तो यहां CaSO3 बन जाएगा, यहां CaHSO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। सेम टेस्ट। अगर बेराइट वाटर रखोगे तो यहां BaOH, यहां Ba रख दो तो यहां भी Ba हो जाएगा, यहां भी Ba हो जाएगा। सेम टेस्ट ऑब्जर्व होता है। तो ये थे कार्बन के ऑक्साइड। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स की। सिलिकॉन्स क्या होते हैं और सिलिकेट क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।